एक महिला लगभग 2 साल से गायब चल रही थी। उसके पति ने उसको ढूंढने के लिए तमाम वो प्रयास किए थे जो एक व्यक्ति कर सकता है। सन 2006 से गायब थी। सन 2008 जब आता है तो एक व्यक्ति का उसके पास अचानक ही फ़ोन पहुंचता है। कहता है कि साहब, आप जिसको तलाश कर रहे हैं ना, वो महिला मैंने बस स्टैंड पर खड़ी हुई देखी है। इतना फ़ोन आना था, वो व्यक्ति दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद कहता है कि साहब, जिसको हम तलाश कर रहे हैं वो बस स्टैंड पर खड़ी है। पुलिस भी और व्यक्ति भी और आसपास के लोग भी बस दौड़ते हुए बस स्टैंड की तरफ जाते हैं और जाकर देखते हैं तो उस महिला को जैसे ही पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की है तो सैकड़ों लोगों का जमघट वहाँ पर लग जाता है। उस महिला की वहाँ महिला पुलिस कर्मियों के माध्यम से तलाशी ली जाती है। उसके पास एक पोटली थी और जब उस पोटली को खोलने की कोशिश की जाती है तो उसके अंदर से बहुत सारे आभूषण थे। सोने चांदी के जेवरात देखने के बाद पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मगर ये एक छोटी सी बात थी, ये आभूषण वाकई छोटी सी बात थी, जो बात उस महिला के पीछे, जो उसकी हिस्ट्री में छुपा हुआ था। उस हिस्ट्री को जब खंगालने की कोशिश की गई, इतिहास के आईने में जब झांकने की कोशिश की जाती है तो वाकई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। और ऐसी बातें कि शायद ही दुनिया का कोई ऐसा मुल्क होगा जो उस महिला को उसके नाम से नहीं जानता होगा। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड, ऐसी कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर उस महिला पर ना नाटक बना हो और ना फिल्म बनी हो। आज उस महिला को पूरी दुनिया साइनाइड मल्लिका के नाम से जानता है। साइनाइड मल्लिका इतने अपने आप में इतनी ख़तरनाक महिला है, इतनी खौफनाक महिला है, इसका किस्सा आपको हैरत में डाल सकता है, आपको परेशान कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक ज़िला लगता है कोलाड। बात है सन 2006 की। एक महिला जिसका नाम रेणुका, उम्र लगभग 30 साल के आसपास, वो अचानक ही लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। पति उसका कहीं बाहर रहता था और जब पति को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी रेणुका गायब हो चुकी है तो अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए वो सीधा पहुंच जाता है थाने में जाकर गुमशुदगी दर्ज कराता है। पुलिस से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी को तलाश कर दीजिए। शुरुआत में लग रहा था कि ये व्यक्ति जो अपनी पत्नी को तलाश करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकता है कि इसने ही इसको गायब किया हो। पुलिस ने अपने लेवल से तमाम कोशिशें की थी, तमाम प्रयास किए थे, मगर उस महिला का, उसकी पत्नी का कहीं भी कोई पता नहीं चल पा रहा था। आखिरकार पुलिस ने अपने मुखबिर लगाए। जब मुखबिर पुलिस लगाती है तो उस महिला को एक अन्य महिला के साथ जब देखा जाता है मंदिर के आसपास, तो यहीं से पुलिस की जांच शुरू होती है। और एक जिस व्यक्ति ने उस महिला के साथ उस महिला को देखा था, तो दूसरी महिला का एक स्केच तैयार किया जाता है। स्केच तैयार कराने के बाद उस स्केच को जगह जगह अलग अलग पुलिस स्टेशन में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग लोगों को, बाज़ार से लेकर हर जगह पर दिखाया जाता है। क्या आपने इस महिला को देखा है? सभी लोग इसी तरह से पूछते रहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी पूछते हैं। प्रशासन और पुलिस थक जाती है, बैठ जाती है, मगर जिसकी पत्नी गायब थी वो नहीं थका था। अपनी पत्नी को तलाश करने के लिए उसी स्केच को लेकर जगह जगह जाता रहता है, घूमता रहता है, लोगों को अपने कार्ड देता है कि साहब, यदि आपने कभी भी इस महिला को देखा हो या कभी देखें तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर देना। और वो दिन आता है सन 2008 में। आखिरकार उस महिला को बस स्टैंड के किनारे देखा गया था, बस स्टैंड के पास खड़ी हुई थी। तभी वहाँ से एक व्यक्ति उसी नंबर पर, उसी कार्ड पर देखते ही फ़ोन करता है कि साहब, आपको जिस महिला की तलाश है, दरअसल वो महिला मेरे पास में खड़ी हुई है, जल्दी से आप आ जाइए। कोलाड ज़िले के बस स्टैंड पर जो महिला मिलती है, उसके बाद वो व्यक्ति दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां से पुलिस को साथ लेकर उस महिला को अपने साथ लेके आता है। जब उस महिला के पास पहुंचते हैं, इससे नाम पूछा जाता है तो कहती है, मेरा नाम है केडी केम्पमा। केडी केम्पमा, लगभग उम्र उसकी 45 साल के आसपास। उसके पास एक पोटली थी, उस पोटली के अंदर जेवरात भरे हुए थे। जेवरात सामान्य से कहीं ज़्यादा थे। एक सामान्य महिला के पास बहुत सारे जेवरात मिल जाएं तो सोचने वाली बात है। तलाश कर रहे थे रेणुका को, मिलते हैं जेवरात। जब उसे थाने लेके जाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है, तब वो महिला वाकई चौंकाने वाले खुलासे करती है। और वैसे खुलासे करती है कि इस बात की गूंज आज अखबार, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, गूगल, कहीं भी आप देख लीजिए, उसका नाम
केडी कैंपमा बहुत ही सुर्खियों में आता है। दरअसल कहानी शुरू होती है उस महिला की। वो एक गरीब परिवार में थी, किसान की बेटी, और वो गरीब होने के साथ साथ सपने देखती थी कुछ बड़ा बनने के। उसकी चाहत थी कि उसके पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, उसके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हों, वो महंगे जेवरात पहने। इस तरह से वो चाहती थी, लेकिन चाहत हर किसी की पूरी हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है। जब वो 17-18 साल की होती है तो उसके पिताजी उसकी शादी कर देते हैं एक दर्जी के साथ। यानी कि अभी भी गरीबी में थी, थोड़ी बहुत ससुराल की हालत अच्छी थी, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी वो चाहती थी कि उसका पति लखपति या करोड़पति मिले, तो उसकी जो ख्वाहिशें हैं, जो उसकी खूबसूरत बनने की ख्वाहिश हैं, वो अच्छी साड़ी पहने, अच्छी जेवरात पहने, वो पूरी हो जाएं। वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ था नहीं। पति पत्नी साथ रहते थे और एक बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरा बच्चा पैदा होता है, उसके बाद तीसरा बच्चा पैदा होता है। 3 जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाती है कि जैसी ज़िंदगी माँ बाप के घर में कट गई सामान्य रूप से, शायद पति के यहाँ भी ऐसी कट जाएगी। इसलिए उस महिला ने चिट फंड का काम शुरू कर दिया। और चिट एंड फंड का जब काम शुरू करती है तो उसमें लोगों से पैसे ले लेकर कुछ पैसे लगाती है और उससे नया बिजनेस शुरू करती है। लेकिन वो बिज़नेस सफल नहीं हो पाया और बिज़नेस डूब जाता है। अब ये महिला परेशान हो जाती है, आखिर करे तो क्या करे। लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं, कहाँ जाए, किससे मिले। वो पैसे मांगते थे, तो इसलिए उसने अब ये काम छोड़ने के बाद दूसरा काम शुरू कर दिया। वो घर घर जाकर झाड़ू पोंछे का काम करती थी, घर घर जाकर बर्तन साफ़ करती थी, बच्चों को खिलाया करती थी। और ऐसे ही उसका टाइम चलने लगता है। इसी बीच बात है 1997 की। 1997 को एक दिन एक सुनार के घर में वो मौजूद थी और सुनार के घर में कुछ सफ़ेद सा पाउडर रखा हुआ था। जब घर की सफाई कर रही थी तो सफाई करते करते उसने उस पाउडर को जैसे ही अपनी उंगली की चुटकी पर रखा और जीभ पर रखने वाली थी तो पीछे से सुनार बहुत तेज़ी के साथ चिल्लाया और दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और उसके हाथ मारता है। यानी कि मुंह पे जैसे ही वो आने वाला था तो उसने हाथ मारा, वो पीछे हो जाता है। तो कहा कि तुम पागल हो चुकी हो, जानती हो क्या है? उसने कहा मुझे नहीं पता क्या है, मैं तो बुरा समझ रही थी। बोले ये बुरा नहीं है, ये पोटेशियम साइनाइड है, इसको जीभ पे रखते ही तुम्हारी मौत हो जाती। जब ये बात सुनते हैं तो बड़ा उससे आश्चर्य होता है कि ऐसी भी कोई दुनिया में कीटनाशक है, ऐसा भी कोई केमिकल है जिसको जीभ पे रखते ही आदमी मर जाएगा। वो कहता हाँ बिल्कुल सच बात है, ये ऐसा ही है, इसको कभी भी इससे हाथ मत लगाना, इसको छूना मत, ऐसे जीभ के पास तो बिल्कुल भी मत लेके आना। मगर उसके दिमाग में कुछ था, उसने अपने दिमाग में इसको स्टोर करके रख लिया। और एक दिन उसका मालिक घर पर नहीं था, घर में कुछ जेवरात रखे हुए थे और जेवरात को समेटने की कोशिश ही कर रही थी। अचानक से मालिक आ जाता है और मालिक उसको जेवरात को समेटते हुए देख लेता है। वो तुरंत 100 नंबर पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, उस महिला को हिरासत में लेकर सीधा जेल भेज देती है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट उसको 1 साल की सज़ा सुनाता है। जब 1 साल की सज़ा सुनाता है तो वो कोर्ट में जेल में चली जाती है और जेल से जब लगभग 1 साल के बाद वापस आती है, अपने पति के पास पहुंचती है, अपने बच्चों के पास पहुंचती है, तो उसको जो पति है उसको घर में नहीं घुसने देता। कहता है कि मुझे ऐसी चोरनी महिला की, चोरनी पत्नी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा साया भी अगर बच्चों पर पड़ेगा तो बच्चों पर गलत असर जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में बिल्कुल भी जगह नहीं दे सकता। उसे वो अपने घर से निकाल देता है, लेकिन बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश करता है, कुछ बनाने की ख्वाहिश रखता है। पत्नी यहाँ से छोड़ छाड़ के सब कुछ अब चली जाती है बेंगलोर में। और बेंगलोर में जाने के बाद आज उसके पास कुछ नहीं था, भूखे पेट, प्यासी, जाए तो कहाँ जाए, क्या करे, क्या खाए। अचानक ही वो हार थक के एक मंदिर के किनारे जाकर बैठ जाती है और मंदिर में लोग जो पूजा पाठ करने के लिए आते हैं तो घर से कुछ ना कुछ खाने पीने के सामान, फल फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं। जो आ रहा था उस महिला को कुछ ना कुछ दे रहा था। उससे खाने के बाद उसने अपनी जो पेट की आग थी उसको शांत किया और उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। अब उसका जो घर था, अब उसकी जो नई मंजिल थी, वो मंदिर बन जाता है। मंदिर में वो बैठी रहती है, कोई ना कोई आता था, उसको कुछ ना कुछ देता था, वो खाती थी और अपना वक्त आगे गुजरने लगता है। लेकिन मंदिर के अंदर उसने 2 अलग अलग चीज़ देखी थी। या तो मंदिर के अंदर बहुत अमीर व्यक्ति आता है, या मंदिर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको भगवान की बेहद ज़रूरत है। जब हम कभी परेशानी में होते हैं, दिक्कत में होते हैं, तो हम अपने अपने भगवान को, कोई अल्लाह को, कोई खुदा को, कोई वाहेगुरु को, कोई ईश्वर को, कोई गॉड को ऐसे याद करता है ताकि उससे मांगेगा तो मिल जाएगा। लोग आते थे अपनी फरियादें ले लेकर मंदिर में और ऐसे ही लोगों को उसने अपना दोस्त बनाना शुरू कर दिया।
और जब दोस्त बनाना शुरू कर दिया तो पहली ऐसी दोस्त थी उसकी, बात है 19 अक्टूबर 1999 की, ममता राजन। 30 साल की उम्र थी, उसको बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, बेहद परेशान थी। जब इसके पास बैठी है तो यानी कि केडी कैंपमा जो है वो महिला, अब उसको मंदिर के तौर तरीके, पूजा कैसे होती है, कैसे बात करते हैं, ये सब सीख चुकी थी। ममता राजन इससे बात करती है और बात करने के बाद वो कहती है कि तुम किसी परेशानी में हो। नाम नहीं लेती कि तुम किसी परेशानी में, को कहती है कि अम्मा जी मेरे बच्चे पैदा नहीं हो रहे, मुझे बहुत दिक्कत है, परेशानी है। तो कहती है तुम परेशान क्यों होती हो, मैं एक पूजा करूँगी और पूजा करूँगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और तुम्हें एक नहीं कई बच्चे होंगे। इतना कहना था कि ममता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कहा मुझे क्या करना होगा। उसने कहा, केडी कैंपमा बोली कि इसके लिए मुझे एक विशेष पूजा करनी पड़ेगी। ममता जी इसके लिए आपको एक दिन निर्धारित करना है, आपको आना है, वहाँ पूजा करनी है और आपको पूरा श्रृंगार करके आना है, अच्छे से कपड़े पहनने हैं, घर में जितनी भी जेवरात ज्वेलरी है उसको पहन के आना और जितना भी सज सकती हो सज के आना, आप पैसे भी लेके आना। जैसे बताया गया था केडी कैंपमा ने, वैसे ही ममता राजन करती है और मंदिर के पीछे एक अहाता था, काफ़ी दूर थोड़ा सा जंगल का जो एरिया था, वहाँ जाकर ये दोनों रात के लगभग 8-9 बजे के आसपास अब पूजा करते हैं। वो कहती है कि मैं पूजा करूँगी और तुम्हें सिर्फ आंखें बंद करके महसूस करना है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना है। पूजा की सामग्री का सामान लाया जाता है, सामान रख दिया जाता है, हवन शुरू हो जाता है, वो मंत्र पढ़ती है और उसके अंदर सामग्री डालना शुरू कर देती है। और ये जो प्रोसेस लगातार चल रहा है, चलते चलते एक लोटा रखा हुआ था और उस लोटे के अंदर पानी था। वो कहती है कि ममता इस लोटे के अंदर पानी है, उस पानी को पी जाओ और तुम्हारे पेट के अंदर जो बच्चे पैदा ना होने वाली जितनी भी समस्याएं, दिक्कतें हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी और तुम अब आराम से माँ बन सकते हो। आंखें ही बंद थी, उस लोटे के जो पानी था उस पानी को जो पीती है तो पीते ही वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह के चली जाती है। दरअसल उसके अंदर, उस पानी के अंदर पवित्र जल, जो उसने कहा था कि इस पवित्र जल को पीने के बाद तुम्हारी सारी दिक्कतें परेशानी ख़त्म हो जाएंगी, उसमें उसने पोटेशियम साइनाइड मिलाया था और वो पोटेशियम साइनाइड उसने उसी सुनार के घर से इकट्ठा किया था। बाद में और सुनारों के यहाँ उसने काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही जहाँ जहाँ सुनारों के यहाँ काम कर रही थी वहाँ से उसने पोटेशियम साइनाइड को उसने किसी तरकीब से अपने पास इकट्ठा करके रख लिया था और उसकी अब जो ज़रूरत थी वो पूरी करनी उसने शुरू कर दी। और पहला उसने अपना जो शिकार बनाया था 19 अक्टूबर 1999 को ममता राजन, जिसकी उम्र 30 साल, जिसको बच्चे की चाहत थी। शुरुआत होती है, उसके ऊपर जितना भी जेवरात थे, लाखों रुपए की जेवरात उसने अपने कब्ज़े में ले लिए और वो अपना कांड किया और वहाँ से दूर चली जाती है। वो बेंगलोर के किसी दूर अलग मंदिर पे जाती है और वहाँ फिर बैठ जाती है और बैठने के बाद फिर एक नया शिकार उसके जाल में फंस जाता है। नाम था उसका यशोधम्मा। दरअसल इसकी बेटे की शादी नहीं हो रही थी। अपनी बेटे की शादी को लेकर ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान थी। 50 साल के आसपास इस महिला की एज रही होगी और इसने वैसे ही जैसे ममता को मारा, पूजा की सामग्री मंगाई, सामान मंगाया, एक अलग इलाके में जंगल से के एरिया में लेके जाती है, वहाँ पूजा करती है, वो लोटे में पानी रखा और उसको पिलाया, उसको भी मार दिया। जब भी किसी को बुलाती थी उसको पूरी तरह से तैयार करती थी और कहती थी कि मैं एक आपको पवित्र जल दूंगी, उस पवित्र जल को पीने के बाद तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी तरह से उसने दूसरा शिकार किया। तीसरा शिकार उसने मुनि अम्मा का किया था। उसे अस्थमा की बीमारी थी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जहां उसने इलाज नहीं कराया, लेकिन वो गरीब घर से थी, थोड़ा बहुत उसके पास ज्वेलरी थी और उसके साथ भी उसने वैसे ही काम किया। चौथा केस था पिलामा और ये विश्वनाथ मंदिर के पास उसने उसके साथ ऐसा है, बिल्कुल वैसा का वैसा डिट्टो उसने काम किया। पांचवा शिकार था उसका तागबैनी, जो कि 30 साल की थी, वो भी माँ नहीं बन पा रही थी। और छठा शिकार थी उसकी रेणुका, यानी कि उसने 1999 से ये कहानी शुरू की है और 2003 तक उसने लगभग 5-6 मर्डर कर चुकी थी। इसके बाद 2 साल या 3 साल ये बिल्कुल शांत रहती है और अपनी एक आरामदायक ज़िंदगी बिताती है। तब इसको 2006 में मिलती है रेणुका कोलाड ज़िले में रहती थी और उसको भी ये बिल्कुल उसी तरकीब से, उसी तरह से मारती है जिस तरह से इसने ममता को मारा था। दरअसल 6 कत्ल जो होते हैं इन 7-8 सालों में, इनका पुलिस को रिकॉर्ड मिल जाता है। लेकिन इस बीच में बेंगलोर में, उसके आसपास के ज़िलों में
और बहुत सारी जगहों पर ऐसे ही महिलाओं को मारा गया था। कुछ महिलाओं की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, इसलिए कुछ महिलाओं को ऐसे ही अज्ञात में उनको किसी को दफन कर दिया गया, किसी को उसको सुपुर्द खाक या फिर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस महिला से पूछने पर ही पता चलता है कि लगभग 20 से ज़्यादा इसने इसी तरह से महिलाओं के कत्ल कर दिए थे। लेकिन जब बात पुलिस इस मामले की जांच करती है, पड़ताल करती है, तो पड़ताल करने के बाद महज 6 महिलाओं के ही कत्ल के सबूत जुटा पाती है, वो भी पर्याप्त रूप में नहीं जुटा पाती। मामला जब अदालत पहुंचता है तो पहले ही मामले में इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। कर्नाटक प्रदेश का ये पहला ऐसा मामला था जब किसी महिला को उस पर दोष सिद्ध होता है और सिद्ध होने के बाद उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। दूसरा केस होता है, दूसरे में भी फांसी की सज़ा होती है। तीसरा होता है, तीसरे में भी फांसी की सज़ा होती है। इस तरह से लगातार इस पर फांसी की सज़ा का हुक्म सुना जाता है, लेकिन तारीख मुकर्रर नहीं की जाती कि आखिरकार इसको किस दिन फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। मामला यहाँ से फिर हाई कोर्ट पहुँचता है और हाई कोर्ट पहुँचने के बाद जब इस मामले की पुनः सुनवाई की जाती है, एक एक सबूत जुटाने की कोशिश की जाती है, तब जज साहब कहते हैं कि पुलिस ने अपने इस मामले में बढ़िया से काम नहीं किया है, इसलिए हम इस महिला को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते, बल्कि इसकी फांसियों को हम उम्र कैद में तब्दील कर देते हैं। और यही वैसे ही होता है, इसकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। और तब्दील करने के बाद ये महिला आज भी बेंगलोर की जेल के अंदर सड़ रही है। सन 2022 आ चुका है, लेकिन जब धीरे धीरे लगातार इसका वक्त आगे बढ़ता चला जाता है, तब ये महिला एक बार फिर से सुर्खियों में आ जाती है। सुर्खियों में आने की जो वजह थी वो बात कुछ इस तरह से थी कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, उनकी राजनीतिक सहयोगी रही थी शशिकला, जिन पर संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ घोटाले वगैरह पाए गए थे। उनको गिरफ्तार करके एक जेल है कर्नाटक की, परापान अग्रहारा, उस जेल में रखा गया था। और शशिकला को जिस जेल के अंदर रखा था, जिस बैरक के अंदर रखा गया था, उसी बैरक के अंदर इस केडी कैंपमा को भी रखा गया था। जब केडी कैंपमा के बारे में लगातार अखबारों में, सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर जब खबरें लगातार चल रही थीं, तो चलते चलते इस महिला का नाम केडी कैंपमा की जगह रखा जाता है मल्लिका साइनाइड मल्लिका रखा जाता है इसका नाम। और ये इतना मशहूर हो जाता है कि अगर आप गूगल पे मल्लिका साइनाइड सर्च करेंगे तो इससे संबंधित आपको बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे नाटक आपको मिल जाएंगे। ये वाकई हैरान करने वाली कहानी है। जब शशिकला के बैरक में पहुंचती है, शशिकला से बातचीत करती हैं, तो शशिकला बताती हैं कि मैं जयललिता यानी कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी राजनीतिक सलाहकार रही हूँ और मुझ पर ये आरोप लगा था और ये दोष सिद्ध हुआ है, इसकी वजह से मुझे जेल में आना पड़ा। तो केडी कैंपमा ने उससे दोस्ती कर ली, वैसे ही दोस्ती जैसे ममता राजन से की थी। वैसी जब दोस्ती करती है तो जेल प्रशासन अलर्ट होता है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं शशिकला की जान को खतरा है, हो सकता है कि यहाँ उसकी मौत हो जाए या उसको मार दिया जाए शशिकला को। पुलिस प्रशासन ने रातों रात ही केडी कैंपमा को उस जेल से उठाकर किसी और जेल में भेज दिया। फिलहाल वो कौन सी जेल में है इसका पता नहीं है, लेकिन वाकई ये बहुत ही डेंजर महिला है, खौफनाक महिला है। इसके बारे में अगर आप सुनेंगे, सुना तो है ही मैंने जो आपको बताया है, तो वाकई हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप यदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो सीधा कांटेक्ट अपने भगवान से करिए। किसी बीच में मैनेजर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। ये मैनेजर बन के जिस तरह से महिलाओं से मिलती थी, उनका कत्ल कर दिया करती थी, इस तरह से आप भी हो सकता है, कत्ल ना हो तो ठगी का शिकार तो हो ही सकते हैं। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए और अपने भगवान से, अपने खुदा से, अपने अल्लाह से, अपने वाहिगुरु से हाथ जोड़कर जैसे भी आप, जो भी तरीका आपके मांगने का होता है उससे सीधे मांगिए, किसी के बहकावे में ना आए, और जो भी मनोकामनाएं हैं ऊपर वाला आपकी पूरी कर देगा। अगर ऐसे लोगों के चक्कर में आएंगे तो आपके साथ कोई भी ऐसी अनहोनी घटना घट सकती है। इसीलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई है ताकि आप ऐसे ठगों से, ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसी मल्लिका साइनाइड से दूर रहें, साइनाइड मल्लिका से दूर रहें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।